एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट IQ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि लास्ट मंथ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सो दैट कि आप नेट और JRF को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से अगर इनको फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली, तो बिल्कुल आप नेट और JRF को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और किस तरीके से आपको किस स्ट्रैटेजी को अपना के तैयारी करनी है ताकि आप इस एग्ज़ाम को पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर लो। तो सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं आपके लिए इस चैनल पे बहुत ही सारे न्यू अपडेट्स लेके आ रही हूँ और मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए जैसा कि आपने देखा भी होगा कि 2 नए टॉपिक पे ऊपर मैं वीडियोस लेके आई हूँ, एक एवरेज और एक टाइम एंड वर्क। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही कंसाइज तरीके के साथ मैंने उस चीज़ को सम अप करके आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर क्वेरी। सो टिप नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपके सिलेबस के। तो मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपके साथ सिलेबस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अभी तक आपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास नहीं रखा है तो प्लीज़ उसको रख लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करने जा रहे हो उसका सिलेबस आपके पास इन अ प्रिंटेड फॉर्म ज़रूर होना चाहिए। तो टिप नंबर 1 आपके लिए ये है कि सबसे पहले तो आप अपने जो नोट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रखिए, बहुत ही ज़्यादा कंसाइज और टू द पॉइंट्स नोट आपके होने चाहिए। मतलब वो ऐसे नोट्स आपने बनाने हैं कि जो आपके लिए हैंडी हो। हैंडी इसलिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारी बुक्स को पलटना ना पड़े, बहुत सारे नोट्स को आप फॉलो ना करें जो आपके नोट्स हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ पर लिखा गया है मेक योर नोट एज शॉर्ट एंड पॉसिबल बट स्टिल ट्राई टू इंक्लूड एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर नोट्स। आपने नोट्स को शॉर्ट रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इन्फॉर्मेशन उसमें कम रखनी है। इन्फॉर्मेशन आपकी नोट्स में कंप्लीट होनी चाहिए लेकिन होनी टू द पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है। तो सेकेंड पॉइंट ये है टिप नंबर 2 कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेली। आपको रोज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोशिश करिए कि थ्योरी को आखिरी टाइम में, जब आखिरी 1 मंथ है या 15 डेज़ है आपके पास, तो आपको कम से कम थ्योरी को फॉलो करना है। क्योंकि जैसा कि आपको ये पता है कि ये जो पेपर है हमारा MCQ बेस्ड है। तो अगर हमें क्वेश्चन MCQ बेस्ड पूछे जाने हैं तो हम क्यों थ्योरी पे इतना ज़्यादा फोकस करें। थ्योरी पे फोकस करना है, जो लर्निंग पोर्शन है बार बार उसको रिमेंबर करना है, लेकिन इतना ज़्यादा थ्योरी के पीछे नहीं भागना कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भूल जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इनका एक पिलर बनाते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर होते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप मिनिमम पास्ट 7 to 8 ईयर पेपर जो हैं उनको सॉल्व करें एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। देखिए क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ कभी रिपीट नहीं होता, ये तो आपको पता ही है। लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट है, देखिए जैसे आपने एक क्वेश्चन किया उसके 4 ऑप्शंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो ऑप्शन है जो उसका रियल आंसर है आपको उसी के बारे में पता होना चाहिए। आसपास के 4 ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपका वो इस तरह से सारा चैप्टर, उसके सारे कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट वो क्लियर हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। क्लियर। उसके बाद टिप नंबर 3 है दैट बी कंसिस्टेंट इन योर प्रेपरेशन। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको 8 और 9 महीने पढ़ना है या फिर आपको 1 साल पढ़ना है तभी आप ये नेट JRF क्लियर कर सकते हो। देखिए आप जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने जा रहे हो इट्स योर सब्जेक्ट बेस्ड। जैसा कि आपको पता है कि पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो पेपर 1 कॉमन होता है। उसमें भी ऐसा कुछ अंडर द सन ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। उसमें भी आपको बहुत ही कॉमन, बहुत ही मतलब इससे चीज़ें पूछ रहे हैं कि जो बहुत ही नॉर्मल होती हैं, ठीक है। जैसे हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट की बेसिक चीज़ें, बेसिक मैथ्स आपसे पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो अगर आप उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप पक्के से लास्ट के 1 महीने में भी पढ़ाई करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं।
सो जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर योर सक्सेस। तो आपने ये बात सुनी भी होगी कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ते में एक दिन पढ़ाई कर ली, 10-12 घंटे पढ़ाई कर ली और फिर 4 दिन पढ़ाई नहीं की। ऐसा करने से तो बिल्कुल आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, और कंसिस्टेंसी होनी इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे 5 और 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन करनी आपको रोज़ है। क्लियर? उसके बाद टिप नंबर 4 आपके लिए है कि डोंट रन आफ्टर टू मच रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्सेज आपने फॉलो नहीं करने हैं। ये बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज को फॉलो कर लेते हैं, और वो उसमें होता क्या है कि इवेंचुअली दे एंड अप वेस्टिंग दैट टाइम। उनका बाद में टाइम ही वेस्ट हो रहा है। मतलब हम गूगल को भी फॉलो कर रहे हैं, हम किसी बुक को भी फॉलो कर रहे हैं, किसी स्टैंडर्ड बुक को भी फॉलो कर रहे हैं, और अपने नोट्स को भी फॉलो कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने पर्सनल नोट्स बनाइए, और वो भी अगर जो भी सोर्सेज से आप बना रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाइए जैसा कि मैंने आपको बोला। और आपके जो पर्सनल नोट्स हैं वो बेस्ट सोर्स है जिससे आप स्टडी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कंसाइज और उससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी रिसोर्सेज से नहीं मिल सकती। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में पढ़ाई करके आप नेट JRF क्लियर कर लें। क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्या है कि क्वालिटी मैटर करती है, नॉट द क्वांटिटी। ठीक है, आपको क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है, आपको क्वालिटी के पीछे भागना है। सो टिप नंबर 5 इज़ कंसंट्रेट मोर ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज़। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बात कर रहे हैं कि लास्ट 1 मंथ में कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो लास्ट का जो 1 मंथ होता है वो बहुत ही कम टाइम है कि आप अपने वीक एरियाज़ पे कंसंट्रेट करो। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, और कईयों की थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो आपने ये देखना है, अगर आपके पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, पेपर 2 में 10 यूनिट्स हैं, तो आपने दोनों में देखना है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं और वीक एरियाज़ कौन से हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वीक एरियाज़ पे काम नहीं करना है, लेकिन उसके कोशिश करिए कि पास्ट में जो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हुए हैं उनमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर उनमें से कुछ छूट भी रहा है देन इट इज़ ओके, लेकिन आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा प्रिपेयर होने चाहिए। वीक एरियाज़ हम किसको बोलेंगे? ऐसा नहीं है कि उसमें से आपको कुछ भी नहीं आता है। वीक एरियाज़ हम उसको बोलेंगे जिस पर आपकी ग्रिप इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। क्लियर? या तो फिर हो सकता है कि उसमें लर्निंग पोर्शन बहुत ज़्यादा है, या फिर वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिसमें आपकी ग्रिप शायद अच्छी नहीं हो। तो ये होते हैं आपके वीक एरियाज़। तो आपने कोशिश करनी है कि स्ट्रॉन्ग एरियाज़ आपके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि उनसे आपको कुछ भी पूछ लिया जाए देन आपको ऐसा ना हो कि उसमें से कुछ आता नहीं है। ठीक है, द लास्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन इज सच अ टाइम विच इट विल बी यूजलेस टू वर्क ऑन द एरियाज विच यू हैव लेस ग्रिप। तो वही बात आ गई कि जो लास्ट मंथ होता है प्रेपरेशन का वो बहुत ही कम टाइम होता है जिसमें आप अपने वीक एरियाज़ पे काम करो। तो अगर लास्ट मंथ की बात करें तो लास्ट मंथ में आपको स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पे काम करना है, ताकि आपको उसमें से कुछ आप लैक ना करो। उसमें है नेक्स्ट है टिप नंबर 6, ट्राई टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट डेली। तो देखिए, मॉक टेस्ट किसी भी एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका सिलेबस और आपकी जो कंसिस्टेंसी। तो ये चारों चीज़ों को आपने बहुत ही ध्यान से और बहुत ही कंसिस्टेंट रहकर फॉलो करना है, ताकि आपको ऐसा ना हो कि मॉक टेस्ट। देखिए, मॉक टेस्ट क्या होते हैं? एक तरह का सैम्पल पेपर जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है आपको आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? द लास्ट मंथ ऑफ प्रेपरेशन रिक्वायर्स यू टू अटेम्प्ट अ सिंगल मॉक टेस्ट डेली और 2 मॉक टेस्ट ऑफ बोथ पेपर्स ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। देखिए, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन पेपर 1 का लगा लें मॉक टेस्ट और एक दिन पेपर 2 का लगा लें, या फिर एक दिन आप थ्योरी को दे सकते हैं और दूसरा दिन पूरा आप मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका एक बैलेंस बना रहेगा बिटवीन रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट। रिवीजन, देखिए, लर्निंग पोर्शन जो है वो तो आपको बार बार रिवाइज ही करना पड़ेगा जब तक पेपर नहीं आता। जैसे कॉमर्स की बात करें तो बैंक्स की एस्टेब्लिशमेंट डेट हो गई,
या फिर कुछ ऐसी डेट्स हो गई जैसे वर्ल्ड बैंक की डेट हो गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट डेट्स हो गई, कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं तो उनकी डेट्स हो गई। तो ये सारा तो लर्निंग पोर्शन है, ये तो बच्चे आपको बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 मंथ प्रिपरेशन करो, चाहे आप 10 महीने से करो। तो वो चीज़ तो लर्निंग पोर्शन है। लेकिन मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आप ये देख सकते हो कि आप कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हो। क्लियर? तो ये है मॉक टेस्ट का फ़ायदा। उसके बाद है टिप नंबर 7 कि ऑलवेज़ बी कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन करे हैं, अगर आपके 4 गलत हो गए तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने 9 महीने तैयारी की है या 10 महीने तैयारी की है तो, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो उसके लिए चाहिए आपका कॉन्फिडेंस और आपकी मोटिवेशन। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है कि आपको कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड ज़रूर रहना है अपनी प्रेपरेशन में। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, 11 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो आपको शायद हो सकता है कि किसी टाइम आपको निराशा भी फेस करनी पड़े, या आपको लगे कि शायद हम कंपटीशन में पीछे रह रहे हैं। लेकिन जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया वहाँ पर बच्चे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अगर आप सेल्फ बिलीव नहीं करोगे तो कोई दूसरा आप पे बिलीव कैसे करेगा। सो आपने अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे, बाय फॉलोइंग दिस टिप्स विद फुल डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, आप पक्का इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। और ये प्रूवन स्ट्रेटजी है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो विद डेडिकेशन तो पक्के से आप क्लियर कर सकते हो नेट और जेआरएफ को फर्स्ट अटैम्प्ट में। और दिस इज़ ऑल फॉर द स्ट्रेटजी। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी कुछ पॉइंट्स जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि अगर फॉलो करे जाएंगे डेडिकेशन के साथ तो बिल्कुल क्लियर करा जा सकता है इस एग्ज़ाम को। और इससे भी बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहती हूँ कि अब मैं पेपर 2 कॉमर्स के लिए भी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेके आ रही हूँ टॉपिक वाइज। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, ताकि और भी बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। सो तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, डटे रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग द सेशन। गुड लक।